दोस्तों भी कुछ देर पहले मुझे हमारे बहुत ही मारूफ और बहुत मोहतरम सहाफ़ी दोस्त हैं उमर चीमा, उनका एक ट्वीट देखने का मौका मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप जाफर एक्सप्रेस के अंदर हैं। आप कोयटा से सिंध और पंजाब के रास्ते पेशावर की मंजिल की तरफ हैं और आपको रास्ते में दहशतगर्द रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आप गैर मुसल्लह हैं, आप सिविलियन हैं, आप गुर्बत या अफलास के हाथों मजबूर होकर आप बलूचिस्तान में काम करने के लिए गए हुए हैं, किसी कानकनी में, किसी और मजदूरी में, और आपको पकड़ लिया जाता है। और आपका वाहिद कसूर ये है कि आप पंजाबी हैं। प्यारे दोस्तों, बात यह है कि जब भी किसी सूरत हाल को देखा जाए ना, तो उस सूरत हाल को देखने के दो तरीके हैं। एक तो जज्बाती तरीका है। जज्बाती तरीका यह है कि आप अपने बायसेस के साथ, आप किसी कौम से ताल्लुक रखते हैं, या आप किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, या किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसकी बुनियाद पर आप चीजों को देखें। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस सारे सिस्टम से बाहर निकल के उस एक लम्हे को समझने के लिए, कैफियत को, आप अपना कौमी, मजहबी, समाजी, वो सारा जो लिबास है वो एक तरफ रख के आप जरा सा अपना कैमरा पीछे कर लें, जूम आउट हो जाएं और फिर उस सूरत हाल को देखें। एक लम्हे के लिए आप अपने आप को सिर्फ इंसान समझें और फिर सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, तो शायद आपको वो पूरा मंजर बहुत मुख्तलिफ नजर आएगा। आप मुसलमान हैं और किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होते देखते हैं और आपको जज्बाती तौर पर आपके अंदर एक दुख पैदा होता है, तो ये एक सतह है। अगली सतह यह है कि आप किसी इंसान के साथ जुल्म होता देख रहे हैं और आप सिर्फ इंसान के तौर पर आप उस दुख की मुजम्मत या उस दुख को महसूस करते हैं, तो ये और बात है। उसकी वजह यह है कि फिर अगर आप इंसान होकर देखते हैं तो फिर ये आपके लिए अहम नहीं होगा कि ज्यादती मुसलमान के साथ हो रही है या मुसलमान कर रहा है। अगर आप इंसान होकर देखेंगे तो फिर आप ये नहीं देखेंगे कि ज्यादती यहां पंजाबी के साथ हो रही है और कोई बलोच कर रहा है, और आप बलोच हैं तो ये ज्यादती जायज है, और अगर आप पंजाबी हैं तो ये ज्यादती जायज नहीं है। इससे बाहर निकल के देखें। तो आइए अब इस पूरी कैफियत जो उमर चीमा ने कही है बात, उसको जरा अपना कैमरा पीछे करके देखते हैं। पंजाबी या बलोच या उस खित्ते के किसी फरीक की बजाय बतौर इंसान देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। फिर दूसरा ये कि कल मैंने जो व्लॉग किया था तफसील से कि पुरअमन जद्दोजहद क्यों अहम होती है, तो कुछ दोस्तों ने कहा तो फिर अगर पुरअमन जद्दोजहद आम होती है तो बलूचिस्तान में भी तो पुरअमन जद्दोजहद रही है, वो क्यों कामयाब नहीं हुई? तो लोगों ने क्यों बंदूक उठाई या उनको बंदूक उठाने पर क्यों मजबूर किया गया? आज इस पर भी तफसील से बात करते हैं मिसालों के साथ। तो इसलिए ये व्लॉग भी कुछ तवील हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आप सुनेंगे और आप जरूर मेरी राय कम से कम समझने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो व्लॉग था मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत सारे लोग उसको इतने तवज्जो से सुनेंगे, और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि उनके जो तसव्वुरात थे जद्दोजहद के हवाले से, मुसल्लह जद्दोजहद के हवाले से, वो तब्दील हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक व्लॉग ने अपना काम किया और आप तक बात पहुंची, और आपको यह भी पता चला कि पुरअमन जद्दोजहद क्यों आम है। उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन पहले आइए जो उमर चीमा ने बात की है उसको जरा गौर से सोचते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप कोई पंजाबी हैं, आप मजदूरी की गरज से, आप कोई कानकन है मिसाल के तौर पर, और आप अपने किसी पंजाब के गांव में आप रहते थे, गुर्बत की वजह से आप वहां से निकले, आप कानकनी में मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, और आज आप बहुत से महीनों के बाद वापस छुट्टी के जरिए छुट्टी करके आप अपने घर, अपने फैमिली से मिलने जा रहे हैं, और रास्ते में आपकी ट्रेन पर दहशतगर्द हल्ला बोल देते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप किसी अस्करी या किसी सिक्योरिटी शोबे से वाबस्ता हैं, और आप कई महीनों तक वहां काम करने के बाद आप गैर मुसल्लह हालत में अपनी फैमिली के हमरा या अपनी फैमिली से मिलने के लिए उस ट्रेन पर सवार हुए हैं, और रास्ते में दहशतगर्द उस ट्रेन को निशाना बनाते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपका वाहिद कसूर अगर ये है कि आप एक गैर मुसल्लह शख्स हैं, आप एक ट्रेन के जरिए, एक पैसेंजर ट्रेन के जरिए आप जा रहे हैं, और रास्ते में दहशतगर्द इस सॉफ्ट टारगेट समझते हुए, ये जानते हुए कि यहां पर लोगों के पास असलहा नहीं है, गैर मुसल्लह हालत में है,
उनको निशाना बनाते हैं। और उनका कहना यह है कि भाई हम बलोच हैं, हमारे साथ चूंकि ज्यादती हो रही है तो हम किसी भी पंजाबी को मारेंगे। इससे पहले हमने देखा है बसों से लोगों को उतार के उनकी शनाख्त देख के मारा गया है। और मैं यहां पर पंजाबी होके या बलोच होके नहीं, मैं आप फिर कह रहा हूं, आप इंसान होके सोचें, लोगों को पंजाबी होने के नाते मारा गया है। उससे पहले आपने देखा होगा कि जो वो दूसरे मजहबी जुनूनी अस्करियत पसंद थे, उन्होंने लोगों को शिया होने की बुनियाद पर बसों से उतार के मारा। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप वो शख्स हैं, आप शिया हैं, आप किसी शिया घराने में पैदा हुए हैं और आपको इस तरह मारा गया है, या आप किसी पंजाबी घराने में पैदा हुए हैं और आपको बलोच अलहदगी पसंदों ने फकत पंजाबी होने की बुनियाद पर मारा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? ये तो हो गई एक कैफियत। अब एक लम्हे के लिए ये सोचें कि आप बलूचिस्तान की किसी जामिया के तालिब इल्म हैं और आप ये सोचते हैं कि रियासत पाकिस्तान आपके साथ जुल्म कर रही है, आपके वसाइल लूट रही है, आपके वसाइल पर आपका हक तस्लीम करने से कतरा रही है। आपके यहां जो सड़क बनती है या कोई पोर्ट बनती है या कोई एयरपोर्ट बनता है, उसका मकसद आपकी खिदमत नहीं होता, उसका मकसद बलोचों के हुकूक की हिफाजत नहीं होता, बलोचों की तरक्की नहीं होता, बल्कि उसका मकसद कारोबारी होता है। आप अपने सामने अपनी जमीन को लुटता हुआ देखते हैं, सोने पीतल तांबे के जखायर वहां से चोरी हो रहे होते हैं और उनका कुछ भी आपको नहीं मिलता। और कहा जाता है कि साहब आपके जो वडेरे हैं या आपके जो सरदार हैं, हमने उनको रॉयल्टी दे दी है, और आप जाने और आपके सरदार जाने। तो एक सवाल पैदा होगा ना कि सरदार क्यों भाई? मैं अगर रियासत पाकिस्तान का शहरी हूं तो यहां मेरे हुकूक की हिफाजत सरदारों ने करनी है या रियासत पाकिस्तान के दस्तूर ने करना है? आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको फकत ये बोलने पर गायब कर दिया जाए, लापता कर दिया जाए। आपके अहले खाना पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस वाले उनकी फरियाद सुनने से इनकार कर दें। आप अदालत पहुंचे शिकायत लेकर तो जज गायब हो जाए। आप किसी प्रेस क्लब पहुंचे रोते दुहाइयां देते कि हमारे घर का एक शख्स लापता हो गया है, तो प्रेस क्लब के दरवाजे आप पर बंद हो जाएं और रेंजर्स और पुलिस के एहलकार आपको डंडे मारें और वहां से भगा दें। और आप घर पहुंचे और टीवी देखें उस दुख और उस कर्ब के आलम में कि आपके घर का कोई शख्स गायब कर दिया गया है, तो टीवी पर खबर चल रही हो कि वो शख्स गद्दार है, वो शख्स मुल्क दुश्मन है, वो शख्स गैर मुल्की एजेंट है। आप खुद सोचिए उस कर्ब का। वो जो हमारे दोस्त जाफर एक्सप्रेस में होने वाली दहशतगर्दी या बसों से उतार कर लोगों को मारने के दुख का तसव्वुर करवा रहे हैं, उन्हें एक लम्हे के लिए यह तसव्वुर भी करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो तसव्वुर गलत है, वो तसव्वुर दुरुस्त है। किसी भी निहत्ते शख्स पर, किसी भी गैर मुसल्लह शख्स पर इस अंदाज की कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई वो दहशतगर्दी ही कहलाएगी। सवाल लेकिन यह है कि इसको क्या कहेंगे आप? बलूचिस्तान में अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि आप सरकार के साथ मिल जाएं और उस लूट कसूट में आंखें बंद करके अपना हिसाब वसूल कर लें और आप भी उस डेथ स्क्वाड का हिस्सा बन जाएं और लोगों की मुखबरियां करते फिरें। दूसरी सूरत यह है कि आपको लापता कर दिया जाए। पढ़े लिखे शख्स के लिए बलूचिस्तान में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप भी रियासत का हिस्सा बन जाएं और हर वो शख्स जो अपनी रियासत, अपनी मिट्टी, अपनी धरती, उसके हुकूक के लिए आवाज उठाए, उसकी मुखबरी कर दें और बताएं कि फलां शख्स, फलां पढ़ा लिखा शख्स, फलां डॉक्टर, फलां इंजीनियर, फलां तारीख का तालिब इल्म, फलां डॉक्टर वो ये बात कह रहा था, उसको उठा लिया जाए, उसको लापता कर दिया जाए। फिर इमेजिन कीजिए कि आपके घर का वो शख्स जिसे लापता किया गया था, उसकी मस्ख़ुदा लाश मिले और वो भी किसी सर्द खाने में, वो भी एक किस्मत हो तो मिले। यह भी हो सकता है कि आपके घर के उस शख्स को मार के किसी इज्तिमाई कब्र में फेंक दिया जाए। उसका वाहिद कसूर यह था कि वो अपने हुकूक के लिए बोला था। अब सवाल यह है कि अगर हुकूक के लिए बोलने वाले पढ़े लिखे लोग आप मार दें, गुमशुदा कर दें, उनकी लाशें फेंकें, तो बाकी क्या बचेगा? और जो बाकी बचेगा वो क्या मुज़ाकरात वाला होगा? क्या वो पुरअमन होगा? अगर आप माशरे में पढ़े लिखे लोग मार दें तो जो बाकी बचेंगे
क्या वो मुज़ाकरात करेंगे? बलूचिस्तान का सानिहा यही है। बलूचिस्तान में जो पुरअमन बात करता है हुकूक की, जो हसलिया नहीं उठाता, उसे आप मार देते हैं, और जो बाकी बचता है वो बचता ही दहशतगर्द है। बलूचिस्तान की अगर आप हुकूक की तहरीक देखें तो उसमें कई उन्सुर हैं जो मुसलसल रियासती जबर, मीडिया की खामोशी, सिविल सोसाइटी की दूरी, इन सब का मुरक्का है। पुरअमन तहरीक से किसी मुसल्ला तहरीक की तरफ बदलने का जो अमल है, उसके कई अनासिर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरअमन तहरीक थी और वो अचानक पुरतशद्दुद हो गई। पुरतशद्दुद तहरीक के लिए आपको एक तवील महरूमी दरकार होती है, या फिर आप शुरू से ही पुरतशद्दुद होते हैं। अब मामला यह है कि पढ़े लिखे लोग आप जो मुज़ाकरात कर सकते हैं उनको आप खत्म कर रहे हैं। अगर वो खत्म हो रहे हैं तो बाकी क्या बचेगा? जो बाकी बचेगा वो फिर मजीद ब्रिगेड ही बचेगा ना बाकी। इसलिए मेरे ख्याल में ये बुनियादी मामला तो ये है। लेकिन बलूचिस्तान में मैं कुछ और एग्जांपल भी आपको देता हूं। लेकिन बलूचिस्तान में आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी दबाव का शिकार हैं। जो पुरअमन तहरीकें हैं, अभी मैंने आपको कल ही मिसाल दी थी महारंग बलोच की। महारंग बलोच पुरअमन तहरीक की नुमाइंदा है। वो पुरअमन तरीके से खवातीन के साथ इस्लामाबाद गई थी। तो इस्लामाबाद गई थी, इसका मतलब है वो पाकिस्तान के दस्तूर को मानती हैं और वफाक से बात करने गई हैं। उनके साथ संजीदा मुज़ाकरात करके लापता अफराद समेत दीगर जो मामलात हैं जहां पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको इंगेज करके, उनके साथ सच्चाई से बात करके, कोई रिकंसिलिएशन कमीशन बना के जिनमें उनके लोग शामिल हों, उनको एतबार में लिया जा सकता था। लेकिन क्या किया गया? सर्द माहौल में उनके ऊपर ठंडे पानी के फायर किए गए, कैनन फेंके गए, उनके लाउड स्पीकर उड़ाए गए, चुरा लिए गए, और सबसे अहम बात, वहां सहाफी भेजे गए जिन्होंने वहां जाके उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की। यानी जो पुरअमन तहरीक चला रहा है उसे आप कह रहे हैं कि वो गद्दार है। पुरअमन तहरीक चला रहा है उसको कह रहे हैं कि आप फलां को मजम्मत करें और आप फलां की मजम्मत करें। उसके जेन्युइन मुतालिबात सुनने और उसके बाद उसके साथ बैठ के बात करने के बजाय उनसे कह रहे हैं कि आप भी गद्दार हैं अगर आप फलां की मजम्मत नहीं करते, और आप भी गद्दार हैं अगर आप BLA की मजम्मत नहीं करते। भाई BLA या जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनको एक तरफ छोड़ दो। एक बंदा आपसे दस्तूरी मुज़ाकरात करने आया है, दस्तूरी जमानतों पर बात करने आया है, वो आपको आपके साथ इंगेज होने आया है, तो आप उसके साथ इंगेज करेंगे, उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, या उनसे कहेंगे कि पहले फलां की आप मजम्मत करें तो फिर आपके साथ बात करेंगे, और फिर टीवी पर ठट्ठे उठाए जाएं, ठट्ठे उड़ाए जाएं, मजाक उड़ाया जाए, गद्दार कहा जाए, वहां पर साफियों को भेजा जाए और यह साबित करने की कोशिश की जाए या पैगाम यह देने की कोशिश की जाए कि ये गैर मुसल्ला लोग, ये पुरअमन लोग, ये दस्तूरी जद्दोजहद करने वाले लोग, ये दहशतगर्द हैं। तो आपने पुरअमन तहरीक के जब रास्ते सारे बंद कर दिए, पढ़े लिखे लोगों के रास्ते आपने बंद कर दिए। आपको मालूम है कि महारंग की तहरीक में खवातीन क्यों है? इसलिए कि आदमी तो जो पढ़े लिखे आदमी थे वो या तो आप उनको मार चुके हैं या वो खौफ का शिकार है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ बोलेगा या नजर आ जाएगा तो उसको उठा लिया जाएगा। ये जो दहशत आपने बिठाई है, इस दहशत को का जवाब कौन देगा? मेरा सवाल उमर चीमा समेत तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से है कि ये तो जाहिर है दहशतगर्दी है कि जो BLA या दीगर तंजीमें गैर मुसल्ला लोगों पर हमलावर हो रही हैं। ये तो दहशतगर्दी है कि वो ऐसे अफराद को पंजाबी या दीगर कौमी शनाख्त पर वो कत्ल कर रही है। लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा पुरअमन शख्स है, आपने उससे उसकी राय की बुनियाद पर उसको गायब किया है। अगर एक तरफ BLA की दहशतगर्दी है तो दूसरी तरफ रियासत की दहशतगर्दी क्यों नहीं है? अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आप जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर थे तो ये तसव्वुर क्यों नहीं कर रहे कि आप एक पढ़े लिखे बलोच थे? अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि किसी मुसाफिर को नाहक मारा गया है तो आप ये तसव्वुर क्यों नहीं कर रहे कि एक बलोच को नाहक मारा गया है? आप अगर ये तसव्वुर कर रहे हैं कि एक शख्स को, एक बच्चे को उसके मां बाप के सामने इसी तरह गोली मारी गई है, तो ये तसव्वुर क्यों नहीं कर रहे कि एक बलोच को इसी तरह उसकी लाश उसके गांव में फेंकी गई है? ये तसव्वुर कैसे करेंगे आप? अगर आप एक तरफ एक ग्रोह है जो गुफ्तगू की बजाय हथियार उठाए हुए है और आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो आप
दूसरी तरफ एक गिरोह है जो वर्दी पहने हुए है और दस्तूर की बात मानने से इनकारी है, उसको दहशतगर्द क्यों नहीं कहेंगे? ये तसव्वुर सिर्फ एक तरफ क्यों है? ये है सवाल। बलूचिस्तान में पुरअमन तहरीक आज की नहीं है, महारंग से बहुत पहले की है। महारंग तो आज है। महारंग तो इसलिए मैं महारंग की ज्यादा तारीफ करता हूं क्योंकि वो खवातीन की नुमाइंदा भी है। पहली दफा बलोच खवातीन पुरअमन तरीके से अपने दस्तूरी हुकूक के लिए सामने है। लेकिन मैं आपसे सवाल यह करता हूं कि बलूचिस्तान में दिहाइयों से तहरीक चल रही है। अकबर बुगटी वो पाकिस्तान के दस्तूर के मानने वाले थे, वो पाकिस्तान के जो अब वजीर मुमलिकत बराए दिफा रह चुके थे, वो बलूचिस्तान के वजीर आला रह चुके थे। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के दस्तूर को मानते थे। आपने ऐसा क्या किया है कि वो पाकिस्तान के दस्तूर को छोड़ के पहाड़ों की तरफ गए हैं? आप क्यों इंगेज नहीं कर सके उसके साथ? फिर ऐसा नहीं है, वहां पर जितने भी कबाइल हैं वो सारे के सारे वही थे ना जिनसे इंगेज किया जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हुआ है कि आपने इंगेज करने की बजाय उनको आपने तय करना शुरू कर दिया कि इनके साथ हमने बात नहीं करनी, इनको मारना है? और अभी भी इस वाकये के बाद भी अगर आपने ये कह रहे हैं हम कुचल के रख देंगे, हम मार देंगे, कुचल के तो रख देंगे, मार तो रख देंगे, लेकिन मसला यह कि जो बुनियादी मामला है वो तो हल नहीं होगा। आप जब किसी कौम के बुनियादी मसाइल हल करने की बजाय, उसे दस्तूरी जमानतें देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि हम उनके जितने भी लोग हथियार उठाएंगे उनको मार देंगे, तो हथियार नए लोग उठा लेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला देखो क्या है। आप जब भी, क्योंकि मैंने तो इस शोबे में मेरी तहकीक थी, मैंने बहुत सारा डेटा छाना और उस डेटा की बुनियाद पे मैं बात कर सकता हूं कि पाकिस्तान में ये जो अस्करियत पसंदी है या जो दहशतगर्दी है, इसकी रूट्स क्या हैं। बात ये दोस्तों कि सबसे पहले जब भी आपने पुरतशद्दुद वाकयात को खत्म करना होता है तो ये देखना होता है कि वो जन्म कहां से ले रहे हैं। उसकी मिसाल यूं है कि आप अगर घर में पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि आपके किचन का नल टूटा हुआ है या फटा हुआ है और वहां से पानी धड़ाधड़ बह रहा है और आपका पूरा किचन पानी से भर चुका है, तो आप वहां पोछे नहीं मारते। वहां सबसे पहले आपको करना होता है कि वो नल बंद हो। जब वो नल बंद हो जाएगा तो फिर उसके बाद किचन को खुश्क करने का मरहला होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप धड़ाधड़ पोछे मार रहे हैं और जहां से वो जो नल से पानी निकल रहा है उसको बंद नहीं कर रहे। सवाल यह है कि अस्करियत पसंदी पैदा कहां हो रही है? पाकिस्तान से नफरत और पुरतशद्दुद रवैये जन्म कहां ले रहे हैं? उसका सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? वो जन्म ये दे रहे हैं अलहदगी पसंदी की तहरीक के पीछे। वो बेशक आप उसमें बैरूनी अनासिर कहें तो फलां कहें, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको देखना पड़ेगा कि वो महरूमी का एहसास है जो वहां इस वक्त बलूचिस्तान में बच्चे बच्चे के दिल में है। एक बलूचिस्तान का कोई भी फर्द वो अपने आप को पंजाब के किसी फर्द के बराबर नहीं समझ पा रहा। उसे वो दस्तूरी जमानतें मुयस्सर नहीं हैं। पंजाब में आप इस तरह ऑपरेशन करके लोगों को नहीं मार सकते जिस तरह आप बलूचिस्तान में मार रहे हैं। और जब किसी एक इलाके में या किसी एक सूबे में दूसरे सूबे के मुताबिकत से इस अंदाज का एक तसव्वुर पैदा हो जाए तो सवाल यह ना कि फिर बाकी क्या बचेगा? अगर पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है तो एक सूबा दूसरे सूबे से अफजल तो नहीं हो सकता। फिर तमाम सूबों को बराबर और मसावी हुकूक देना पड़ेंगे और तमाम शहरियों को बराबर और मसावी जमानतें देना पड़ेंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक इलाके को आप उसको जाननुम बना के रख दें और वहां पर होने वाला फौजी ऑपरेशन खत्म ही ना हो। फिर समझ लें, फौज पुलिस तो नहीं होती। फौज कहीं भी जाएगी वहां पर इंसानी हुकूक की पामालियां शुरू हो जाएंगी। आप ये देखें कि अमेरिका और बरतानिया जैसी पढ़ी लिखी अफवाज भी जब अफगानिस्तान और इराक गई हैं तो वहां मैसिव हुई हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। फौज से आप पुलिस का काम नहीं ले सकते। फौज दुश्मन के लिए बनती है, फौज अपनी कौम के लिए नहीं बनती। फौज के पास जो गोली होती है वो 2 किलोमीटर दूर जाके मारती है। वो वहां जाके गिरती है जहां उसके सामने कुछ जिस्म उसको मिलता है, उसी से टकरा के गिरे तो गिरे। फौज को जब आप अपने कौम, अपने मुल्क के लोगों पर लगा देते हैं तो इससे नतीजा क्या और निकलता है? जो सरहद की फोर्सेस हैं, वो फ्रंटियर कोर हो के दीगर हो, उनका काम सरहद का है। उनका काम रियासत की तरफ पीठ करके दुश्मन की तरफ मुंह करना है। आपने दुश्मन की तरफ पीठ की हुई है और रियासत अपने कौम की तरफ आपने मुंह किया हुआ है। आपकी बंदूक का रुख उधर होना चाहिए था, आपकी बंदूक का रुख इधर है। और हालात ये हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया होता है तो आप कहते हैं जी फलां इलाके से आके लोग, वो बलूचिस्तान से, वो अफगानिस्तान से लोग आ गए थे या भारत से लोग आ गए थे, फलां मुल्क से लोग आ गए थे और उन्होंने हमला कर दिया। अरे भाई, वो अगर आ गए थे तो सरहद से आए कैसे हैं? अगर आपकी बंदूक उस तरफ होती और इस तरफ ना होती तो नहीं आते वो। और कोई जवाब देने वाला नहीं। आज तक आपने देखोगे किसी फौजी ने इस्तीफा दिया हो कि ये ज्यादती है।
ना किसी फौजी की कोई अकाउंटेबिलिटी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं, मावरा अदालत कत्ल में मुलव्विस हैं, लोगों को गुम करने में मुलव्विस हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये जब तक इस्तिस्ना जारी है, एक्सेप्शन हासिल है इनको, जब तक ये इम्यूनिटी हासिल है, उस वक्त तक आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक या दस्तूरी जमानतें उनका बोलबाला नहीं देख सकेंगे। तो बलूचिस्तान में जो बुनियादी तौर पर पुरअमन तहरीकें रही हैं, उनको एक तो जबर के जरिए दबाया गया है। जो लोग गुफ्तगू कर सकते थे उनको आपने मार दिया या उनको हटा दिया गया। दूसरा, मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के मीडिया के जरिए कि हर वो शख्स जो बलूचिस्तान के लिए हुकूक या आज़ादी की बात करता है उसको फौरन अलहदगी से जोड़ देते हैं और गद्दारी से जोड़ देते हैं। जो शख्स कहता है कि मुझे पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक हुकूक चाहिए, कहते हैं उसको फलां मुल्क की मदद हासिल है। दूसरा ये कि बलूचिस्तान के अपने अंदर भी जो कौमी रहनुमा है, या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है या वो पैदा ही नहीं होने दिया जाता, उनको खड़े ही नहीं होने दिया जाता उन पर, और वो खड़े हो जाएं तो उनको गद्दार या इस अंदाज के अलकाबात से नवाज दिया जाता है, और इस तरह से जो पाकिस्तान की दीगर सिविल सोसाइटी है वो उनसे दूर हो जाती है। उसी तरह वहां पर मैसिव अंदाज में जहां वहां के रिसोर्सेस हैं वो उड़ाए जाते हैं और वहां के लोगों पर खर्च नहीं किया जाता। बेशुमार मामलात हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर उस पूरे सिस्टम को खराब किया है। एक और चीज भी बड़ी अहम है, वो ये कि पाकिस्तान की दीगर सिविल सोसाइटी और दीगर कौमें वो मालूम नहीं क्यों बलूचिस्तान की कौमी तहरीक के साथ खड़ी नहीं हो रही है। हर कोई डरता है। एक ऐसा मैसिव किस्म का परसेप्शन बना दिया गया है कि बलूचिस्तान में वो महारंग हो के कोई भी हो, वो जो भी हुकूक की बात करेगा वो शायद कि उसको कोई गैर मुल्की हिमायत हासिल है, इसलिए दूर हो जाते हैं उससे और उनको अब तनहा छोड़ देते हैं। बलूचिस्तान के लोग तनहा हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। पिछले 40 साल से 50 साल से वहां मुसलसल हर वक्त ही एक ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन वहां पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कोई नहीं बोल रहा। फिर दूसरा यह कि आलमी बरादरी भी बलूचिस्तान में होने वाली जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उस पर कभी भी खुल के बात नहीं करती है। जाहिर है उसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ये समझती है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, अगर वहां पर कोई एक सूबा या किसी एक इलाके में कोई खाना जंगी या इस अंदाज की कोई पोजीशन पैदा हो गई और पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ी तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो महाजरत की सूरत में या वो न्यूक्लियर प्रेफरेशन की सूरत में वो बहुत नुकसान हो जाएगा दुनिया का। तो इस सूरत में कोशिश की जाती है कि वहां पर हल्का फुल्का दबाव तो डाला जाए, लेकिन ज्यादा कुछ बात ना की जाए। याद रखिएगा कि बलूचिस्तान की जो मुसल्लह तहरीक है उसको तो वैसे ही आलमी बरादरी उसको दहशतगर्द करार देती है, लेकिन जो पुरअमन तहरीक है उसको भी कोई बड़ी आलमी सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। यह भी एक वजह थी जिसकी बिना पर बलूचिस्तान में पुरअमन तहरीक अब तक कामयाब नहीं हुई है। बहुत सारे फैक्टर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसका मतलब यह नहीं होगा कि बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की ज्यादतियों पर आप और हम कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। यह नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद फिर समझ लें रास्ता पुरअमन तहरीक ही है। उसकी वजह यह है कि पुरअमन तहरीक उसमें वक्त तो लगेगा, उसमें आपको एनर्जी तो लगेगी, और ऐसे में मुमकिन है कि आपके यहां जो जज्बाती नौजवान है वो उठें और वो पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार कर लें और पूरी की पूरी जो पुरअमन तहरीक है उस पर सवाल उठने लग जाए। लेकिन याद रखिएगा रास्ता पुरअमन तहरीक ही होगा। पुरअमन तहरीक के जरिए आप मैसिव मूवमेंट चला सकते हैं। याद रखिएगा पिछली सदी में 1900 की दिहाई में 1900 के आगाज से लेकर और 20वीं या 21वीं सदी के अब रबा तक जो मुसल्लह तहरीकें हैं उनकी कामयाबी का रेशो कोई 23-24% था या रहा है, और जो पुरअमन तहरीकें हैं उनकी कामयाबी का रेशो 50% से ज्यादा रहा है, 53-54% रहा है। यानी वो तहरीकें जो पुरअमन थी वो 53-54% तहरीकें थी जो कामयाब हो गई और अपने मकासद अचीव करने में कामयाब रही, और दूसरी तरफ जो मुसल्लह तहरीकें थी वो सिर्फ 23% कामयाब हुई हैं। और उसमें भी मैंने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि बैरूनी इमदाद भी शामिल थी, वहां पर एक मुकम्मल स्ट्रक्चर भी मौजूद था, हथियार भी मौजूद थे, वसाइल भी मौजूद थे, एक पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से वो कामयाब हो पाई। और वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान के किसी इलाके में वो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि अब दुनिया तब्दील हो चुकी है। अब अगर एक मुल्क लड़खड़ाएगा तो सारी की सारी दुनिया लड़खड़ाएगी। सरमायादारी निजाम ने मुल्कों को एक दूसरे के साथ बेशुमार हद तक जोड़ दिया है। एक जगह पर अगर ढांचा गिरता है तो दूसरी जगह ढांचा मुतासिर हो जाता है। सरमायादारी निजाम का एक पूरा स्ट्रक्चर है अब, और ऐसे में मुमकिन नहीं है कि कोई मुल्क आपकी बेपनाह मदद कर ले। हो सकता है ना कि कोई मुल्क आपकी थोड़ी बहुत मदद कर ले और उसके लिए एक खलफिशार हो उसके फायदे में, लेकिन मुकम्मल खलफिशार उसके फायदे में भी नहीं होगा। मुकम्मल अफरा तफरी और कशीदगी वो उसके हक में नहीं होगी।
याद रखिएगा कि 2015 में गालिबन जब मोदी ने यह ऐलान किया था कि वो बलोच अलहदगी पसंदी की हिमायत करेंगे, तो ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी पूरी की पूरी पीछे आ गई, पीछे हट गई कि भाई ये तो इसमें तो भारत मुलव्विस हो गया है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भारत ने क्या वहां मदद की होगी, उसकी वजह से सिविल सोसाइटी भी पीछे हो गई। और भारत मदद कैसे करेगा? अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो आप खुद सोचिए, रेफ्यूजीज का कितना बड़ा सैलाब भारत पहुंच जाएगा। क्या भारत को नहीं पता कि 150 मिलियन लोग वही जुबान बोलने वाले वहां पहुंच जाएंगे अगर पाकिस्तान को कुछ होता है? तो इतना आसान नहीं है किसी मुल्क के लिए आपको खुल के मदद करना। अब मफादात जुड़ चुके हैं रियासतों के, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि पुरअमन तहरीक चलाएं, हुकूक की तहरीक चलाएं, आजादी की तहरीक चलाएं, अलहदगी नहीं, आजादी की तहरीक चलाएं। दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों को, दीगर तहरीकों को, कौमी तहरीकों को अपने साथ जोड़ें और भरपूर तरीके से दो टोक अल्फाज में मुसल्ला जद्दोजहद की ममानत करें, उसे निगेट करें, उसकी मजम्मत करें। और दूसरी तरफ जो पुरअमन अपने हुकूक की जद्दोजहद है, मजामत है, उसे सामने लाएं। मेरे ख्याल में ये वो रास्ता है जो तवील मुद्दती बुनियाद पर इस्तेहकाम का बायस बनेगा। आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि अब भी मुसल्ला तहरीक की तरफ जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो बुनियादी अनासिर जिसमें वसाइल मौजूद हों, जिसमें गैर मुल्की मदद मौजूद हो, जिनमें आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद हो, आपका अपना एक क़यादत मौजूद हो, मजबूत क़यादत मौजूद हो, आपका अपना एक बयानिया मौजूद हो, क्या वो सब मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या बेहतर नहीं है कि आप दीगर अक़वाम को साथ मिलाएं, अपने दुख उनसे शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये जुल्म है और फिर आप आगे बढ़ें। ट्रेनों पर हमले करने, गैर मुसल्ला लोगों को मारने, बसों से लोगों को उतार के उनकी शनाख्त की बिना पर उनको कत्ल करने, इस रास्ते पर चलने वाला वो दहशतगर्दी का मुर्तकिब तो होगा, वो आलमी कंडेमनेशन का मुर्तकिब तो होगा, लेकिन उसे कौमी तहरीक या कौमी आज़ादी की तहरीक उसे नहीं समझा जा सकता, मेरी राय में। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।